हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। आज बीएसटी का सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एंड पर्पस, चैप्टर 1 क्लास 11th। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, कितने टाइप्स का होता है, आज हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का दो पार्ट होता है। दो टाइप्स का ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आइए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय पीपल्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले तो वो जो भी पर्सन होते हैं वो अगर इकोनॉमिकली कुछ अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको कुछ पैसा मिला, ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद these activity are concerned with productions, exchange and distributions of goods and services। ये एक्टिविटी क्या बोलता है कि वो प्रोडक्शंस पे जो भी पैसा लगता है, खर्च होता है, सेल करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? होलसेलर में, रिटेलर में, ठीक है, जो भी एंड फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद हम लोग कहाँ करते हैं? होलसेल एंड रिटेल में सेल करते हैं, ठीक है। उससे जो क्या होता है, मुझे प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, उसमें मटेरियल लगा, खर्च हुआ, जो भी है उसका ऑनर, उसे फिर वो क्या करता है? सेल करता है। किसे सेल करता है? होलसेल पे सेल करता है, ठीक है। होलसेल पे सेल करने के बाद उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेल और रिटेल, ठीक है। होलसेलर और रिटेलर के पास ये गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद चला जाता है। चला जाने के बाद क्या होता है? उससे फैक्ट्रीज़ को, उसकी कंपनीज़ को क्या होती है? प्रॉफिट होती है, अर्निंग होती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग इन फैक्ट्री, अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो सैलरी क्या है? हमारा एक इनकम का सोर्स है। तो जहाँ से आपका इनकम का सोर्स जनरेट होता है, जहाँ से आपका इनकम आता है, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको जो भी इनकम मिलता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। ओके, क्लियर। तो अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 कैटेगरीज पे डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। नंबर 1 बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड with the productions, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit। बिजनेस क्या है? अगर आप बिजनेस करते हो तो आप कोई भी सामान को बनाने के लिए पहले प्रोडक्शंस करोगे, फिर उसको प्रोडक्शंस करने के लिए, बनाने के लिए क्या करोगे? सामान को परचेज करोगे, ठीक है। वो आपका मटेरियल अगर आपके पास आता है, उसके बाद फिर आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप सेल करोगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेल करो या फिर डिस्ट्रीब्यूट। आपका फैक्ट्री से कोई डायरेक्ट लेके चला जाता है, ठीक है, और वो किसी और दूसरे कंपनी से वो बिकता है, ठीक है। वो आपका टाई अप होता है कंपनी टू कंपनी, और ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को
ये गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ पे? होलसेल एंड रिटेलर पे, ठीक है। होलसेलर और रिटेलर के पास डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है, उससे आपको जो भी प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिशिंग, फिशिंग क्या है? एक तरह का बिजनेस है। माइनिंग बिजनेस है। फार्मिंग, अगर आप खेती करते हो, खेती से जो भी मटेरियल्स आपको मिलता है वो क्या करते हो? आप जाके सेल करते हो। सेल करने से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी अर्निंग होता है, ये आपका बिजनेस होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई भी सामान को बनाते हो, उसके बाद सेल करते हो, बना के बेचना, ठीक है, ये भी एक तरह का बिजनेस होता है। उसके बाद होलसेलर, होलसेलर एक बिजनेस है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री से आता है सामान, सबसे पहले होलसेलर के पास, होलसेलर रिटेल को सेल करता है। तो होलसेलर क्या है? एक तरह का बिजनेस है। रिटेल भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है। रिटेल को मैंने मेंशन नहीं किया है। फॉर एग्जांपल होलसेल क्या है? एक होलसेल के बाद क्या होता है? रिटेल होता है। तो होलसेल एक सेकंड प्रोसेस है सेलिंग का, ओके। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर वाले क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते, बना लिए, उसके बाद फिर वो होलसेलर क्या करता है? जाके मैन्युफैक्चर से सामान को परचेस करता है। परचेस करने के बाद फिर वो क्या करता है? होलसेल वाला रिटेल को क्या करता है? बेच देता है। सेल करने के बाद रिटेल के पास लास्टली सेल होता है। उसके बाद कहाँ पे वो सेल करता था रिटेल वाला? कस्टमर को। जैसे हम और आप एक कस्टमर हैं, कोई भी दुकान पे जाते हैं और वो सेल करता है, वो सीधा आपके पास आता है, आपके पास लास्ट आता है, आप उसको यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो ये होता है फैक्ट्री, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। ये होता है, ये प्रोसेस चलता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक, ओके। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशंस refers to the activity which required special knowledge and skills to be applied by individual in this work to earn a living. This activity are subjected to the guidelines or code of conduct laid down by the professions body. Professions क्या होता है? आप अपने कॉलेज में गए होगे तो आपके प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। वो एक वेल एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है, ठीक है। स्पेशल नॉलेज होने के कारण वो अपने प्रोफेसर के डिग्री को ऑप्ट करते हैं, ओके। तो ये होता है प्रोफेसर। तो प्रोफेशंस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके पास सबसे ज़्यादा स्किल हो, ठीक है, स्किल्ड नॉलेज हो उनके पास, उसे बोलेंगे प्रोफेशंस, ठीक है। स्पेशल नॉलेज हो, स्किल्ड नॉलेज हो, मतलब उनके पास हर एक चीज़ का वो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, ठीक है। गाइडलाइंस प्रोवाइड करें और आपको टोटली प्रोफेशनल बॉडीज टाइप वो देखने को लगे और आपको उस लेवल तक पहुंचाएं जहां तक उन्होंने अचीव किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है प्रोफेशंस। फॉर एग्जांपल लॉयर आर प्रोफेशनली इंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लॉयर क्या? एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेशंस है, ठीक है। ये एक लॉयर बनने के लिए बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। आपको लॉ के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लॉ क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, बहुत सारे आपको इन डिटेल्स जानना पड़ेगा, तो आप प्रोफेसर के डिग्री पे पहुंचोगे। तो लॉयर क्या है? एक प्रोफेसर है, ठीक है, एक प्रोफेशन है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये काम कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट के थ्रू करता है, ओनली लीगल पर्पज़ के कारण, ओके। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर आर प्रोफेशंस इन अ मेडिकल प्रोफेशंस बाय द गवर्नमेंट। डॉक्टर क्या है? एक मेडिकल प्रोफेशंस है, ठीक है। वो हमेशा मेडिकली प्रोफेशन, मतलब अलग अलग का प्रोफेशंस अलग होता है। जैसे आप बैंकिंग करोगे तो आप बैंकिंग के प्रोफेसर हुए, ठीक है। तो ये हो गया बैंक मतलब प्रोफेशंस का इन डिटेल। प्रोफेसर अलग अलग, ठीक है, सिचुएशंस पे होते हैं, अलग अलग स्टेज पे होते हैं, ठीक है। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Employment refers to an activities in which an individual work regularly for another persons and get remunerations in returns, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या होता है? आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट किया गया, ठीक है, कि आप मेरे कंपनी में काम करो। आपने कंपनी में काम किया, ठीक है,
उसके बाद आपको क्या हुआ, उसके बदले आपको एक अर्निंग हुआ, ठीक है। तो जो भी अर्निंग करेगा, ठीक है, वो एक एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बदले में उसको कुछ रिनमरेशंस रिटर्न मिलना, मतलब उसके बदले वो वहाँ पे आपके ऑफिस में काम किया एम्प्लॉय बन के, आप आपकी कंपनी में काम किया, तो आप क्या दिए उसको, सैलरी दिए, ठीक है। वो हो जाएगा उसके लिए इनकम। तो क्या ये इससे क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द प्रोफेशंस हु इंगेज रेफर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम्स आर नोन एज एम्प्लॉयर, ठीक है। आपके कंपनी में वो रेगुलर क्या है, एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द remunerations paid by the employees to employer to employee known as salary and wages, ठीक है। आपको एक सैलरी के तरह दिया जाएगा और वेजेस किसको दिया जाता है, सैलरी और वेजेस में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले सैलरी, आप किसी कंपनी में काम किया, आपको क्या मिला, सैलरी मिला, ठीक है। और वेजेस किसे मिलता है, जैसे वेजेस क्या है, रेगुलर मिलने वाला है, ठीक है। रेगुलर पर डे किसे मिलता है, लेबर लोग को मिलता है। जो भी हमारे लेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको वेजेस मिलता है, ठीक है। उन लोगों को वेजेस मिलता है क्योंकि उन लोगों को रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो रोज़ कमाने खाने वाला इंसान लोग को क्या मिलता है, वेजेस मिला जाता है, ठीक है। क्योंकि उन लोग को पर डे का एक हाजिरी होता है, जिसे हाजिरी बोला जाए, तो पर डे का एक उन लोग का हाजिरी होता है कि मुझे इतना 400, तो 400 उनको पर डे चाहिए होता है, तो ये होता है वेजेस। और सैलरी हम लोग को कब मिलता है, मंथली मिलता है, और वेजेस कब मिलता है, पर डे मिलता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। पर डे भी हो सकता है एंड वीकली भी हो सकता है, 15 डेज में हो सकता है, 10 डेज में हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी, ठीक है, डिफर करता है, ओके। तो ये हो गया सैलरी एंड वेजेस पे डिफरेंसेस। तो आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी आपको रेगुलर सैलरी देती है पर मंथ करके, उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट हम लोग लेबर को ही बोलते हैं। आप कोई भी कंपनी में लेबर के मतलब लेबर हो तो क्या करोगे, आपको वो हर पर डे वीकली या फिर 15 डेज 10 डेज कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, वो आपको वेजेस प्रोवाइड करेंगे, ओके। सेकंड आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are undertaken by a individual with motives of getting physiological satisfactions are known as non-economic activity, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बस, बट इसे पढ़ना जरूरी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है, अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों होता है, ओनली फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस के लिए किया जाता है, ठीक है, कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो, इसीलिए इस एक एक्टिविटी को मेंशंस किया गया है, ठीक है। कि ये एक्टिविटी क्या बोलता है कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो कि नहीं। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, उससे आपको अर्निंग हुआ, ठीक है, अर्निंग हुआ तो इकोनॉमिक। अगर अर्निंग नहीं हुआ, ठीक है, अर्निंग नहीं हुई तो फिर आप क्या करोगे, उसे आपको फिर सेटिस्फाई करना होगा। चलो ठीक है, मैं दूसरा कंपनी ट्राई करता हूँ, फिर उससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि चलो वो कंपनी अच्छा नहीं दे रहा था, ये कंपनी मुझे अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो सेटिस्फाई होना, तो ये इकोनॉमिकली सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल से आप हम लोग पता चलेगा कि वो उसमें क्या होता है, ठीक है। उसमें कौन सा एक्टिविटीज़ करेंगे, नहीं मतलब करेंगे तो सेटिस्फैक्शंस को अचीव करते हैं, ठीक है। तो आते हैं फॉर एग्जांपल सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली अर्निंग इससे नहीं होती है, कोई भी अर्निंग नहीं होना, कोई भी रिन्यूमरेशंस पेड नहीं करना, ठीक है, या फिर रिसीव नहीं करना, इससे क्या होता है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो सोशल सर्विस, आप कभी सोशल सर्विस कर दिए, किसी का काम फ्री में कर दिए, चलो ठीक है बाबू अब कर लो, चलो ठीक है जाओ, तो इससे क्या हो गया, आपको सोशल सर्विस हुआ, इससे आपका ना कोई इनकम हुआ ना कुछ, आप सेटिस्फाई हुए, चलो मैंने ये किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मैंने ये किया तो मुझे
मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है चैरिटी। चैरिटी में कोई पैसा पे करता है, कोई खाना पे करता है, कुछ भी पे करता है, ठीक है। जो भी आश्रम्स होते हैं उसे उस पर चैरिटी दिया जाता है, ठीक है, कि ये चलो मेरे तरफ से मैं इतना देता हूँ, तो उससे आपको क्या होता है, एक पुण्य का काम होता है। सबसे पहले यही बोला जाता है कि एक पुण्य का काम होता है, और इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैंने ये काम को अच्छे से किया, ठीक है। नेक्स्ट है गोइंग टू टेम्पल। अगर आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाके भगवान से मांगते हो कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, अगर हो जाता है तो फिर आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, भगवान अच्छे हैं, भगवान सही हैं और भगवान हैं, ठीक है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने आज भगवान से प्रेयर किया और एग्ज़ाम देने के लिए गया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने एक प्रेयर किया, एग्ज़ाम देने के लिए गया, आपके भगवान आपके साथ है, बट आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितने भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं जितना आपका पेपर चाहता है, और जितना आपका पेपर चाहता है उतने आपकी कंपनी को चाहते हैं। तो इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। बट बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ साथ नहीं दिए, चलो हटाओ, पूजा पाठ नहीं करते। ऐसा नहीं, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो मेरे साथ भगवान है, बट जितना मैं मेहनत किया उतना मैं लिख के आऊँगा, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाइए, उसके बाद भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ये सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, कि एक सेटिस्फाई हो जाओ कि चलो भगवान मेरे साथ है, मैं मेहनत करूँगा तो मेरा ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतना सिलेक्शन होगा। तो क्या होता है, ये होता है, इससे आपको कोई, आप भगवान के पास गए, आपको कोई अर्निंग हुआ नहीं हुआ, बट आपसे तो पंडित जी और ले ही लेते, तो ये आपका खर्च हो गया। बट इसे आप खर्च पे नहीं लगाओगे, ये क्या हो गया, एक सेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। इसे आप खर्च पे नहीं लेना, ठीक है, और हंसना मत, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है, चलो ठीक है, मैंने ये दान दिया, चलो ठीक है, ठीक है। इस टाइप से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्क करता है, ठीक है। तो आते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और बट इट गिव सेटिस्फैक्शन। क्या मैंने आपको क्या समझाया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉट अर्निंग प्रॉफिट, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है, बट आपको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। जब जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा तो आप अपने काम को और भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको गोइंग टू टेम्पल वाला सजेशंस को और एग्जाम्पल से डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसे क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। मेरे छोटे छोटे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसे आप रिवीजन करते रहो, और एनसीईआरटी जरूर फॉलो करो। मैंने प्रीवियस वीडियोस पे भी डिस्कशन किया है इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप जरूर एनसीईआरटी फॉलो करो, एडिशनल बुक को फॉलो करो, उनसे इन डिटेल्स टॉपिक वाइज पढ़ लो, बट एनसीईआरटी को पर डे रिवीजन करो। एनसीईआरटी रिवीजन करने का फ़ायदा क्या है, आपको जितना भी बेसिक्स होती है, बेसिक्स से भी बेसिक्स, ठीक है, वो आपका क्लियर होगा। किससे होगा, एनसीईआरटी से होगा। और आपको अगर इन डिटेल्स में जानना है, एक एक टॉपिक से रिलेटेड इन डिटेल्स में जाना, तो आप एडिशनल बुक्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने आपको जहाँ तक बताया, मेरे वीडियोस को कंटिन्यू आप देखो। देखने से क्या होगा, आपका जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ है वो क्लियर होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आप रीड करो, रीड जरूर करो, ठीक है। अगर आप बैंकिंग करना चाहते हो, एसएससी करना चाहते हो, या फिर रेलवे करना चाहते हो, तो रीडिंग इज़ मोस्ट कंपलसरी। या फिर आप यूपीएससी का तैयारी, यूपीएससी के लिए आपको अच्छा रीडिंग होना चाहिए, अच्छा आपका क्या बोले, इंग्लिश होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इन डिटेल्स स्टडी करना होगा। अभी आपको हमेशा बेसिक्स पे फोकस करना है, बेसिक्स, मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, बेसिक्स पे फोकस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, एनसीईआरटी को रिवीजन करते रहें, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगा। और मेरे छोटे छोटे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, छोटे इस वीडियो में बड़े कंटेंट मिलते हैं आपको, उससे आप क्या करो, पर डे रिवीजन करते रहो। इससे आपका जितना भी डाउट्स है क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट्स होता है आपका, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और फॉलो करो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Never miss an update. Thank you.